उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनाव के लिए जिस तरह से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, उससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की है, लेकिन सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अपने बयान से हलचल और बढ़ा दिया। रविदास मेहरोत्रा ने इंडिया वॉइस से बात करते हुए कहा कि उनको कांग्रेस की 5 सीटों की मांग जायज नहीं लगती, क्योंकि यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है। और यही नहीं, विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म भी याद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां सपा की सीटों की मांग दरकिनार करना गठबंधन की गांठ को कमजोर करने जैसा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस ने सपा को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों में कोई सीट नहीं दी, तो क्या इसी कारण अभी तक दोनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है? और अब रविदास मेहरोत्रा बयान देकर सब कुछ साफ भी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और 26 विपक्षी पार्टियों के बीच में इंडिया का मोर्चा बना था और वो मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में गठबंधन का नहीं हुआ है। तो सुना आपने, ये हैं रविदास मेहरोत्रा, सपा से विधायक हैं, समझा रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है। ऐसे में उपचुनाव में 5 सीटों की मांग उन्हें कांग्रेस की जायज नहीं लगती। बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं, ये कहते हुए कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां सपा की सीटों की मांग को कांग्रेस ने दरकिनार कर गठबंधन की गांठ को कमजोर करने का काम किया है। बकायदा वो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां पर ताकतवर है, वहां समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, उन सब पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट देने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को भी अपना मन बड़ा करना चाहिए। दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जब यूपी में उपचुनाव चौखट पर है और कांग्रेस 10 सीटों में से अपने लिए 5 सीटों की डिमांड सपा से कर रही है। ऐसे में रविदास मेहरोत्रा का ये बयान नया सियासी संग्राम लेकर आ सकता है। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों की मांग करी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी का कोई जन आधार नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन नहीं हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। वैसे तो उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ और सूबे में सियासी पारा चढ़ने लगा। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी भी कमान संभाल चुके हैं। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी ने जनसभाएं तक कर ली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनावों में बीएसपी की एंट्री ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यानी त्रिकोणीय, बकायदा मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर के साथ साथ कई सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। वैसे तो बीएसपी लोकसभा चुनाव में शून्य पर ही सिमट गई थी। ऐसे में सवाल ये कि उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाए रखने वाली मायावती के हाथी की ये चाल उपचुनाव के नतीजों पर कितना असर डाल पाएगी और बीएसपी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है।
यानी ये उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है, उतना ही सपा की भविष्य की सियासत की सूरत को तय करने वाला भी है। ऐसे में इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में सपा कांग्रेस के गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो सुना आपने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के बयान को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर है और उसकी 5 सीटों की मांग जायज नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे शुरुआत और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी, कांग्रेस से मुन्ना खान साहब, सपा से रविंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस ने जो उपचुनाव को लेकर 5 सीटों की मांग की है वो उनको जायज नहीं लगती, और कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि जो बाहर राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हिस्सेदार नहीं बनाया है। तो क्या सपा यहां पर बदला लेने की साजिश में है? देखिए, कोई बदला लेने की साजिश में नहीं है। ये इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है सब साथ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक विधायक के बयान पे इस तरीके से शोर भारतीय जनता पार्टी के नेता मचा रहे हैं, मैं समझता हूँ पहले समझना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता भी है। सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी ने अब तक कुछ नहीं कहा इंडिया अलायंस के लिए। इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और सवाल है सीट शेयरिंग का उत्तर प्रदेश में। तो शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चल रही है। ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है, एआईसीसी में बातें चल रही है, लखनऊ सभा मुख्यालय में बातें चल रही है। ये मसला 1 से 2 दिन में सुलझा लिया जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि 10 सीटों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मैं 10 के 10 सीट हार रहा हूँ, हमारे पास जीत की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ना 10 सीट के लिए किस तरीके से इन्होंने सीटों का वितरण किया। 2 सीट मुख्यमंत्री जी संभालेंगे, 2 सीट उप मुख्यमंत्री जी संभालेंगे, 2 सीट प्रदेश अध्यक्ष जी संभालेंगे उत्तर प्रदेश के। तो इस तरीके से जो सीटों का वितरण हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रियों को, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं उपचुनाव को लेकर, लेकिन सपा और कांग्रेस में अभी सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूँ चंद घंटों का समय है, शाम 8 बजे तक आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगा कि भारतीय जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, दोनों में सीटों का जो बंटवारा था, जिस तरीके से अभी हरियाणा में भी देखा होगा आपने कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ने ढोल नगाड़े बजा रहे थे, कुमारी सैलजा खफा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उसे ऑफर भी दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन वहीं पे जब बयान कुमारी सैलजा जी की आती है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, थी और रहूंगी, मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहूंगी और मरने के बाद ठीक है खान साहब, ठीक है। रविंद्र प्रताप जी, आपको क्या लगता है, ये जो आपके विधायक ने कहा है कि हमें कांग्रेस की मांग जायज नहीं लगती, 5 सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है, आपको क्या लगता है? हमारे इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, श्री अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि जो देश में राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति स्पष्ट होगी। इंडिया अलायंस एकजुटता दिखाते हुए एक नया इतिहास रचेगी। बात सीट की नहीं है, बात जीत की है, बात जनता के दुख दर्द सहने की है। हमारा नारा होगा इंडिया अलायंस की पुकार, जनहित में हो बदलाव। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लाइन है जिसको दिखाना जाना चाहिए था। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बात अलायंस हो रही है, बात इंडिया अलायंस की हो रही है, लेकिन बात एनडी अलायंस की नहीं हो रही है। एनडी अलायंस में भी यहाँ 2 दल पहले से घोषणा कर चुके हैं कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बिल्कुल, एक जगह तो उनका जीता ही था और दूसरी जगह आरएलडी का जीता हुआ था। तो आरएलडी और जो निषाद पार्टी है तो पहले कर चुके हैं। तो जब बात हो, मुझे लगता है पत्रकारिता में, तो बात जब हमारे इंडिया अलायंस की हो रही, तो इंडिया अलायंस का जो ये एनडी अलायंस इसका भी होना चाहिए था। ये लग रहा है कि एक तरफा बात है और इस प्रकार के समस्याओं से हम जूझ रहे हैं।
एक तरफा बातें नहीं है, एक तरफा बातें नहीं है। उपचुनाव को लेकर सिर्फ ये पहली डिबेट नहीं है, कई डिबेट हो चुकी है उपचुनाव को लेकर। और बीजेपी ने जो आप आरएलडी की बात कर रहे हैं, आप निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। अविरल मलिक जी, आपके दल में आरएलडी है, अभी जैसा रविंदर जी ने सवाल किया, निषाद पार्टी भी है। हालांकि पहले उनके प्रत्याशी जीते थे जिन सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या उनके हिस्से में कुछ भी नहीं जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कम से कम चिंता ना करें, एनडीए गठबंधन की चिंता ना करें। और एनडीए अलायंस कुछ नहीं है, एनडीए गठबंधन है, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। और इंडी अलायंस है, इस बात को भी इन्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ए स्टैंड फॉर व्हाट, ये बता दें, ए का अर्थ क्या है ये बताएं, जनता को इन्हें बता देना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन किस आधार पर ये कह रहे हैं? मतलब 2 बार आप गठबंधन करेंगे क्या? ये कॉमन सेंस की बात होती है, मैं कॉमन सेंस की बात बिल्कुल कर रहा हूं। ए स्टैंड फॉर व्हाट बताइए आप, आखिरी का जो ए है उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद आप क्या लगा रहे हैं? मतलब इंडिया अलायंस कह रहे हैं, तो ए का अर्थ भी अलायंस है और बाद में भी अलायंस कह रहे हैं, तो 2 बार अलायंस आप कहेंगे क्या? ये क्या तरीका है? कॉमन सेंस की बात करना खैर बहुत जरूरी है। खैर, इस विषय को छोड़िए। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से मजबूत है, वो सबको नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनहित में कार्य कर रही है, गरीब हित में कार्य कर रही है, किसान हित में कार्य कर रही है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है। और अखिलेश यादव जी भी इस विषय को जानते होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का विकास किया है। चलिए ठीक है अविरल जी, अभी सबसे बड़ा सवाल जो है अयोध्या को लेकर है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी जान वहां पर डाली हुई है कि वो सीट निकालनी जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के ये जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने वाले हैं, पूरा जो आपका आलाकमान है, जो आपके बड़े नेता हैं, वो सभी उतरे हुए हैं। तो अगर 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, किसकी साख दांव पर लगेगी? जी देखिए, हार का सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। और आपने कहा कि पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, पूरे जोश के साथ एक ही सीट पर लगी हुई है। तो हम एक सीट पर पूरा जोश नहीं लगाते हैं, हम हर सीट पर पूरा जोश लगाते हैं, हर सीट पर पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान के साथ, तन मन धन के साथ मेहनत करके जनता की खुशहाली, अगर सभी सीटों पर मेहनत की होती, अगर सभी सीटों पर मेहनत की होती तो लोकसभा चुनावों में जो अयोध्या की सीट आप हार गए थे ना, वो शायद हारते नहीं। खैर, मैं आपके पास आऊंगा आलोक त्रिपाठी जी, आप पूरे समीकरण को किस हिसाब से देखते हैं? 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा के बीच जो समझौता नहीं हो पा रहा है वो यही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने वहां पर सपा को हिस्सेदारी नहीं दी? नहीं, देखिए, हरियाणा और या दूसरे प्रदेशों की बात करें, वहाँ की इसमें जो राजनीतिक स्थिति है और जो यूपी की राजनीतिक स्थिति में बड़ा अंतर है। यूपी में समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली या उससे जो सीटें निकली, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल साबित हुआ है। तो ये वो जानती है, वरना उसके पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी वो सभी से जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे समाजवादी पार्टी या किसी भी गठबंधन के लिए हो। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम इस 10 सीटें हैं, उस सीटों में हम 5 सीटें अगर कांग्रेस को दे देंगे तो जो परिणाम है हो सकता है बदल जाए। तो वो कहीं भी ये मौका नहीं देना चाह रही है इस स्थिति में। और यही स्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी है कि वो 1 या 2 सीटें तो गठबंधन को दे सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और यही कारण है कि वो एक मिल्कीपुर सीट ही नहीं, हर सीट 10 सीट के लिए उसने 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की फौज तैयार करके हर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री स्वयं एक सीट पे निगरानी कर रहे हैं और जिन जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में उनको जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में नकारात्मक मैसेज गया, उन मुद्दों को लेकर के वो उन मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे टैबलेट बांटने का हो, चाहे रोजगार का हो, या जो भी चीजें आ रही, जो मुद्दे थे, तो उन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में उन 10 सीटों पर, चूंकि ये 10 सीटों का जो परिणाम है, ये 10 सीटें नहीं है, ये आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा यूपी में, उसके लिए एक मैसेज जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये दूसरा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, और इस चुनाव के बाद सीधे विधानसभा का चुनाव होगा।
तो अगर यहाँ जो भी अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो अगर उसका उपचुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उसको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि अगर हमने इस विधानसभा के उपचुनाव में कम सीटों पर विजय प्राप्त की तो लोकसभा के बाद ये उपचुनाव में हार, ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जो दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रही है। और ये बात जो अभी अंदर खाने चल रही थी वो रविदास मल्होत्रा जी ने खुल करके सामने कह दिया कि 5 सीटों अगर तालमेल नहीं बैठता है तो ये जाहिर सी बात होगी कि इतने सीटों का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा दोनों सीटों पार्टी में, पार्टी और कांग्रेस के बीच। ठीक है सर। मुन्ना खान साहब, अब की बार मायावती भी उपचुनावों में उतरी हुई हैं, हालांकि वो उपचुनावों से ज्यादातर दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन उनको भी लगा कि अब की बार हमें भी उपचुनावों में ट्राई करना चाहिए और हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जनाधार था वो जैसे जैसे सिमटता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि अब की बार हम भी उपचुनाव लड़कर देखते हैं। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद भी 10 की 10 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट था वो अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अब मायावती भी चुनाव में उतरी हुई हैं, चंद्रशेखर आजाद भी चुनावों में उतरे हुए हैं, किसको नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को होने जा रहा है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से अमित शाह ने रणनीति बनाई और 80 सीट पे जिस तरीके से मायावती को वोट कटवा पार्टी साबित करने की जो कोशिश हुई, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश की जनता 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की जनता को पता है कि मायावती जी अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे तो आप मायावती को भी मत दो, क्योंकि मायावती का वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी का वोट है। आपने देखा जिस तरीके से लगभग 23 सीटों पे जो इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट था वो हारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की वजह से हारे, क्योंकि जितने वोट उनके कटे उतने वोटों से वो हारा है। तो ये एक रणनीति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये रणनीति बनाई गई शाह और शहनशाह के द्वारा, जो सबने देखा। तो उपचुनाव में सभी ने पीडीए जो जिस तरीके से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसके साथ इंडिया अलायंस का भी नारा है पीडीए, तो उसके हिसाब से इस बार दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक तीनों मजबूती के साथ कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ है। देखिए, सवाल ये है कि जिस विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, समझता कहीं न कहीं वो मुद्दा कोसों दूर है। ठीक है, आज वहाँ मुद्दा क्या गरमा रहा है, गन्ना, ठीक है अभिनव मलिक जी बोलिए। तो वहाँ की जनता बहुत समझदार है, सारी बातें समझती है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का 10वीं सीट पर हार सुनिश्चित है। चलिए ठीक है, मलिक साहब बोलिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी का अपमान कर रहे थे, इस प्रकार से मुन्ना खान साहब को खैर बहन मायावती कुमारी जी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपने उसे अपाहिज बनाया है, विकलांग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके पार्टी को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। आपको कांग्रेस से ठहरे, क्योंकि आपका कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो सपा का एक प्रकार से जो अनुभव है, समाजवादी पार्टी का जो असर है वो तो आ ही जाएगा। अब समाजवादी पार्टी गैस हाउस कांड पर बोलती नहीं है, खैर यह एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर मजबूती के साथ संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, और चुनाव जब जहां भी होता है, जिस भी सीट पर चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव के साथ एक प्रकार से जनता को जागरूक करने का कार्य करता है। हम जी जान के साथ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार से कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में गलत शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, तो उन्हें जनता मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देती रही है और भविष्य में भी देगी। चलिए ठीक है रविंद्र जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत स्थिति में है, और मेरे हिसाब से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव लड़ना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, अगर वो कांग्रेस को मना ले, वो 2-3 सीटों पर मान जाए, तो क्या ठीक रहेगा? क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में और ज्यादा मजबूत दावेदारी के साथ वो उतरे।
सीटों का निर्णय पहले तो अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं, सीटों का निर्णय टेलीविजन चैनल पे बैठ नहीं, हमारे दोनों मुखिया आपस में बैठेंगे, डिसाइड हो जाएगा। इस प्रकार की अफवाहों को हम बिहार से, बेंगलुरु से, मुंबई से लगातार ढो रहे हैं, इन अफवाहों की हमको चिंता नहीं। तो रविंद्र जी, अभी दोनों मुखिया फैसला नहीं कर पाए ना, हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं और आपका ही अनुमान जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी बात ठीक है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी के जो हैं वो बैठकर उस चीज पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन एक आंकड़ा भी होता है। जैसे सबसे पहले एग्जिट पोल लगा लिया जाता है, किसकी कितनी सीटें आएंगी, उसी हिसाब से हम आप जिससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल का जो परिणाम हुआ वो आपने देख लिया, हस्तक्षेप को कैसे करता है रोकेंगे आप। पोल का जो दुर्गति हुई आपने देख लिया, वही दुर्गति होने जा रही है। अब अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका जवाब देना है, ये कॉमन सेंस पूछ रहे थे। तो 1/8 जो एनडीए में होता है वही 1/8 इंडिया में भी होता है, तो लेकिन इनके लिए 1/8 एनडीए में बदल जाता है, इंडिया में बदल जाता है। तो ये इनके विषय की बात। अभी हमारे मित्र आलोक मेहता बोल रहे थे हार की बात उत्तर प्रदेश में, तभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। अब देखिए कब होता है, 10 सीट पे होता है या 17 सीट पे होता है, ये भी संभावना है। लेकिन उससे पहले 2 जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी रहेगी, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। उसका प्रभाव भी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हमारी सरकार रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, दोनों राज्यों। धैर्य रखिए सुनिए, फिर उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास, तो क्या बता रहे हैं? सब कुछ है ना, मैं बताता हूँ। सबका साथ सबका विकास, हर विधानसभा लोकसभा में योजना रोकने की क्षमता है। अब ये हर युवाओं का विरोध जारी है, हर विधानसभा में, लोकसभा में, और हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आपने कहा था मुझे बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले। ठीक है मलिक साहब सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है, आरबीआई बताती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपराधिक राज्य है भारत में, एनसीआरबी बताती है। स्वास्थ्य में 28वें नंबर में है, गरीब में 28वें नंबर में, गरीबी मतलब ये अंतिम है। यहाँ पर कैपिटा जीडीपी अंतिम नंबर पे है, और जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम की आधी है। पिछले 7 साल में ये उपलब्धि है इनकी। नहीं रविंद्र जी, आपने जो बताया चलो ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या पहले नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी जो कुछ ग्राउंड पे घट रहा है उसी की बात कर लेते हैं। फिर एक बड़ा फिगर जो रह गया, लगातार हम पिछले 3 सालों से सुन रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपए। अंतिम बार मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में बोला था, तब से आज तक बोला ही नहीं। पिछले 3 महीने में मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक भी अगर आपके टेलीविजन चैनल पे कोई चला हो या आपने कहीं सुना हो कि मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण के बारे में बोला, बलात्कार छोड़ के, बुलडोजर छोड़ के, एनकाउंटर छोड़ के, तो जिसके पास जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, जिसके सोच में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, तो जनता ठीक है रविंद्र जी, हम इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहते क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के में भी बड़े बड़े ऐसे कांड हुए हैं। मुजफ्फरनगर कांड भी आपको याद होगा, 60 लोगों की मौत हो गई थी, 40 लोग बेघर हो गए थे। मथुरा में रामविरक्ष वैनपुरी जो कांड था वो भी याद होगा, एसएचओ और दरोगा की मौत हो गई थी, 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो कांड तो हर सरकार में हुए हैं, आप किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सिस्टम किसकी सरकार में ज्यादा सुधरा है ये मायने रखता है। फिर ठीक है, मैं उस मामले पर जाने नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का चुका है, रामवृक्ष को किसने मारा, वहां से रामवृक्ष के गिरोह को किसने उठाया, समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसा विपक्षी जैसा प्रचार क्यों? मैं बोल रहा हूँ ये तथ्यात्मक बातें हैं जो पुलिस की जीडी में लिखी हुई है, दोनों बातें एक अदालत से दिया गया है, सब मालूम है पार्टी ने क्या कुछ किया। नहीं रविंद्र जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, आप अपनी तरीके से अच्छे से तर्क पेश कर रहे हैं, ठीक है। अभी बीजेपी भी सिर्फ वही गेम खेलने से लगी है। अगर कोई
मामला होता है तो वो भी आपके नेता को घसीट कर ले आते हैं कि साहब ये तो समाजवादी पार्टी का नेता है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं कि वो बीजेपी के विधायक थे, लेकिन सरकार तो आपकी थी ना। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से निपटे उन चीजों से। जिम्मेदारी हमारी बनती थी। हमने रिहेबिलिटेशन कैंप लगाए, 2.5 लाख लोग। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन कैंप था जो मुस्लिमों के खिलाफ किया गया, और हमने उसकी जिम्मेदारी निभाई। 1 साल तक जिम्मेदारी निभाई है, और इन दंगाइयों को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सजा दिया है। खाली भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही नहीं, इनके 2 पदाधिकारी भी सजा पाए हुए हैं। इस बात को प्रचारित करना चाहिए कि माननीय अदालत ने माना है कि दंगाई भारतीय जनता पार्टी वाले थे। चलिए ठीक है आलोक जी, क्योंकि अभी मुद्दे से दोनों ही प्रवक्ता भटक गए, वो कहीं और पहुंच गए, लेकिन उपचुनावों को लेकर फिलहाल की स्थिति जो बनी हुई है उसको देखकर यही लगता है कि एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी किसी तरह की कोई बात नहीं बन पाई है। शुरू में जैसी चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव 4 सीट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अभी निकल के बातें सामने आ रही हैं कि वो 5 सीटें मांगती हैं। बीजेपी में भी यही हाल है। आरएलडी का एक विधायक पहले जीता था, निषाद पार्टी का एक विधायक जीता था, उनके हिस्से में फिलहाल क्या जा रहा, अभी तक यह भी क्लियर नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए अगर हम सपा और कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस को अगर यूपी में जो अगर कुछ समय पहले देख लीजिए तो एकदम नगण्य स्थिति में पहुंच रही थी, तो अगर उसको लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद उसकी स्थिति मजबूत हुई है, तो मुझे लगता है कि अगला जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें भी कांग्रेस को सपा से गठबंधन करके अपनी विधानसभा में स्थिति को और बढ़ाना होगा। उसमें अगर सीटों का तालमेल में कुछ कम ज्यादा करना है तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब लक्ष्य हमारा कुछ और हो तो हमको कई जगह समझौते करने पड़ते हैं। तो ये अगर दोनों दल अलग लड़ेंगे तो उसका खामियाजा कांग्रेस को ज्यादा उठाना पड़ेगा, शायद समाजवादी पार्टी को उतना ना उठाना पड़े। रही बात भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की, तो वहां भी यही स्थिति है। वहां पे भी उनके जो सहयोगी दल हैं वो उन सीटों को लेकर के लगातार भाजपा पे दबाव बनाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठनात्मक ढांचा है वो दूसरे तरह का है। वो अपने कई बार उसने एक नया प्रयोग किया। देखिए कि जो दूसरे दल का विधायक है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने दल से सांसदी का चुनाव लड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भी प्रयोग करती है कि पार्टी किसी और की हो सकता है, लेकिन जब चुनाव का नंबर आएगा तो उनके प्रत्याशी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा दे और उनको भी तसल्ली दे दे और अपनी भी तसल्ली कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है, और मुझे लगता है कि यूपी में बहुत ज्यादा गठबंधन को सीटें देने की तरफ ज्यादा ललायत नहीं दिखेगी। 1 या 2 सीटों पश्चिम में अगर राष्ट्रीय लोकदल को दे सकती है तो एक आध, क्योंकि अगर निषाद पार्टी की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में निषाद पार्टी का खाता बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को बहुत ज्यादा महत्व दे करके अपना जो यूपी में 10 सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें गंवाने का प्रयास करेगी। भाजपा का लक्ष्य ज्यादा सीटों को हासिल करना है, क्योंकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मैसेज देना चाहती है कि भाजपा का ग्राफ अभी कम नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी वो अभी भी बरकरार है। ठीक है सर। रविंद्र जी, आपसे लास्ट सवाल है, मैं आऊंगा विरल जी आपके पास। लास्ट सवाल रविंद्र जी से ले लेता हूं मैं। अभी स्थिति साफ है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और आपके खुद के विधायक का जो बयान आया है कि 5 सीटों से वो खुश नहीं है, कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही है, वो उनको जायज नहीं लगती। लेकिन हमारा क्या मानना है, अगर कोई और होता अखिलेश यादव की जी की जगह, तो हो सकता है कि गठबंधन से दूरी बना लेते। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव खुद कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। सारी बातों में जो आपने बातें कही है ये एंटीसिपेशन है, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी घोषणा किया है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है कि हमारी आवश्यकता है कि इंडिया गठबंधन जीते और जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाए। ठीक है अविरल जी, लास्ट कमेंट। कोई भी बात आ सकती है। ठीक है जी, देखिए इस प्रकार से आज एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पड़ चुकी है, फूट पड़ चुकी है, और ये इंडी गठबंधन, ये इंडी नामक जो गठबंधन है, ये एक प्रकार से समाप्त हो चुका है। ये चीज आज स्पष्ट हो चुकी है और जनता इस बात पे मान रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब और यहाँ मुन्ना खान जी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक प्रवक्ता है, इन्हें झूठ बोलना है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदलने लगे हैं।
समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी ने जो कहा। फिलहाल मैं सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा और मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।